सभी छात्र छात्राओं का उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित ई कंटेंट कार्यक्रम के आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत है। मैं वासुदेवन मणि त्रिपाठी, सहायक आचार्य पीजी कॉलेज मल्लीपुरा गाजीपुर से आज पुनः आपके अध्ययन अध्यापन के लिए अपने विषय के अगले क्रम में राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने और समझाने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। सभी पुनः मैं अपनी पहली क्लास की भांति आगे भी यही बात दोहराऊंगा कि किसी भी विषय को समझने के लिए, उसको उसमें रुचि बढ़ाने के लिए उसके महत्व को जानना जरूरी है। तो पहले स्तर का जो महत्व होता है वो महत्व होता है कि आपके पाठ्यक्रम में उसकी क्या उपयोगिता है। दूसरा, आपके आने वाले अगले रोजगार से संबंधित विषयों में आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या उपयोगिता है। इसके साथ ही आपके दैनिक दिनचर्या में समझने में उसकी क्या उपयोगिता है। तीन आधार पर अगर कोई भी पाठ्यक्रम आपके लिए उपयोगी है तो आपके अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से आप विचार करेंगे तो पाठ्यक्रम के पहली ही यूनिट के 1A में आप पाएंगे कि राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य के अवधारणा को समझने के लिए पाठ्यक्रम में जगह स्थान दिया गया है। इसके साथ ही आप अपने रोजगार की दृष्टि से उपयोगिता पाएंगे तो यह न केवल रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का, बल्कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सभी स्तर पर पाठ्यक्रम में इस विषय की उतनी ही उपयोगिता है। तो आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, न केवल रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय में, बल्कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हों, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी हों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र राज्य की अवधारणा आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र को संज्ञा दी जाती है, राज्य के नाम पे, राष्ट्र राज्य के नाम पे संज्ञा दी जाती है। इसलिए उसकी प्रकृति को समझना हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। साथ ही आपके निरंतर जीवन शैली में, आपके दैनिक दिनचर्या में राष्ट्र राज्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी समझना जरूरी है। जब आप दैनिक दिनचर्या में, आप रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में, अखबारों में जब आप किसी राष्ट्र की प्रकृति, राज्य की प्रकृति, उसके प्रति सवाल और जवाब सुनते हैं तो आप इस बात को अच्छे उस परिघटना को आप बड़े आसानी समझ सकते हैं अगर आप राष्ट्र राज्य एवं राज्य की अवधारणा को मूल रूप से समझते हैं। आगे आते हैं किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी विषय के अध्ययन को लिए अगर हम इसी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि हम इस विषय के अंतर संबंध या एक रेखा देख लें, उस समझ लें कि हम इस विषय में क्या पढ़ने जा रहे हैं या उस विषय के लिए हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से क्या उपयोगी चीजें हैं। हम एक छोटा सा डायग्राम बना के समझेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबसे पहले राज्य को समझेंगे। राज्य की अवधारणा क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा में। आगे भी यह बात जब आगे हम आपको पढ़ाते जाएंगे तो कई बार चर्चा में ये आएगी कि राज्य और राष्ट्र को समानार्थक शब्दों में प्रयोग कर लिया जाता है कि हम कहते हैं हम एक राष्ट्र के निवासी हैं, हम एक राज्य के निवासी हैं। सामान्यतः हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रोविंस यानी प्रांत को भी हम राज्य के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य इससे विशद इकाई है, एक बड़ा संगठन है, बड़ी संस्था अपने गुण और विशेषण के आधार पर। तो सबसे पहली बात जो हम समझेंगे वो राज्य क्या है। तो राज्य इसकी शब्दावली के आधार पर, इसका शब्द की परिभाषा के आधार पर समझेंगे। उसके बाद इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, एज इट इज, बिना अपने तरफ से जो विद्वानों ने राज्य की परिभाषाएं दी हैं उस परिभाषाओं के आधार पर हम उन परिभाषाओं के आधार पर राज्य के बारे में समझेंगे। इसके बाद ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से गुण शामिल हो जाते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय इकाई को, किसी भी भूभाग को हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। उन तत्वों के बारे में समझेंगे और उन तत्वों की वैधानिकता क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। उस पृष्ठभूमि को भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे इसी में वो दूसरी इकाई है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र ठीक इसी तरीके से उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा को हम समझेंगे
विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं को समझेंगे। इसके बाद फिर हम उन तत्वों को समझेंगे कि किस आधार पर वह राज्य से अलग होता है, या हम उसको राज्य से अलग मानते हैं, राष्ट्र अलग तत्व इकाई हो जाती है और राज्य अलग इकाई हो जाती है। फिर आप पाए, फिर नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस कहता है कि जब आप राष्ट्र समझ लिए, आपने राज्य समझ लिया, तो एक संयुक्त शब्दावली के साथ राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य इस तरीके से लिखा जाता है। राष्ट्र राज्य या क्या है इसको समझेंगे। तीसरे इकाई के रूप में हम राष्ट्र राज्य को समझेंगे। अब आते हैं हम अपने परिचय की तरफ। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य या राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक राजनीति विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का एक केंद्रीय विषय है, क्योंकि इसके बिना इस विषय की कल्पना ही नहीं की जाती, क्योंकि जितनी भी घटनाएं, परिघटनाएं, जितने भी सिद्धांत हैं इसी पृष्ठभूमि पर, इसी आधार पर संचालित होते हैं। अगर सामान्य तौर पर समझना चाहें कि अगर भाई हम पहले समझ लें कि ये मूल रूप से हैं क्या तीनों अलग अलग, तो राष्ट्र मूलतः सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई और सामाजिक एकता का प्रतीक होता है। वहीं राज्य एक राजनीतिक संगठनात्मक प्रतीक होता है। और जब इन दोनों का एक स्तर पर आकर एक जगह पे मिलन हो जाता है, आमिलन हो जाता है, तो हम उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। और आधुनिक विश्व व्यवस्था में राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति वेस्टफालिया की संधि से मानी जाती है। वेस्टफालिया की संधि से मानी जाती है। अब वेस्टफालिया की संधि क्या है? हम राष्ट्र राज्य को समझने के पहले हम इस बात को समझें कि वेस्टफालिया की संधि को इसके जनक के रूप में, इसके आधार के रूप में क्यों माना जाता है। वेस्टफालिया संधि मूल रूप से यूरोप में 1618 से 1648 के मध्य 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी, जिसमें पवित्र रोमन साम्राज्य, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्चों के बीच जो धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हुआ वह धीरे धीरे पूरे यूरोप में विस्तारित हो गया और फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क आदि शक्तियां इसमें शामिल हो गई। और इस युद्ध में उस दौर में पूरे 30 वर्षों में एक विनाशकारी स्थिति को पैदा कर दिया, जिसके बाद इस युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक संधि हुई जिसे वेस्टफालिया की संधि कहा जाता है, जो संधि 1648 में हुई थी। इस संधि के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें थी धार्मिक सहिष्णुता। अब आप देखिएगा कि यहां से कई चीजें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलाव की नींव रखेंगे, जैसे धार्मिक सहिष्णुता। धर्म के आधार पर मान्यता या अमान्यता नहीं तय की जाएगी। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था इस संधि का वो था राजनीतिक संप्रभुता, कि हर राजनीतिक इकाई के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। इसके लिए कोई बाह्य शक्ति उसको बाध्य नहीं कर सकती है। इसके साथ ही इसी संधि को कूटनीति के विकास का आधार भी माना जाता है, जहां परस्पर जब संप्रभुता का विकास हुआ तो अब अन्य राज्यों के मध्य परस्पर संबंध का विकास होगा। संबंधों के स्पष्ट संचालन के लिए, अपने हितों की प्राप्ति के लिए कूटनीति का भी विस्तार हुआ। परिणामतः इन तीन के आधार पर कई और भी प्रमुख बिंदु थे, लेकिन अपने विषय के अंतर्गत ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि धर्म के आधार पर आप किसी भी राज्य को, इकाई को कम ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता का अधिकार दिया गया कि प्रत्येक राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने में स्वतंत्र रहेगा। तीसरा, कूटनीति का भी विकास हुआ। जब राज्य स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने संबंधों का संचालन शुरू किया तो राज्य अपने हितों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने कूटनीति के द्वारा संबंधों का संचालन शुरू किया। इससे इनके परिणाम स्वरूप नेशन स्टेट की धारणा का जन्म हुआ, विशेषकर स्टेट की धारणा का जन्म हुआ। जब हमने संप्रभुता दी तो वह इकाई संप्रभु हुई और इससे नेशन स्टेट की शुरुआत हुई। दूसरा जो परिणाम हुआ, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदय हुआ। जब हमने धार्मिक सहिष्णुता दी तो प्रत्येक
प्रत्येक राष्ट्र अपने धर्म के अनुरूप, अपने धर्म के आधार पर अपने राज्यों का क्रियान्वयन कर सकता है। उसके आधार पर उसके छोटा या बड़ा नहीं माना जा सकता है। साथ ही यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन जैसी संस्थाओं की पूर्व पेटिका भी बनी। ऐसा विद्वानों का मानना है कि ये संधि ही विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के संचालन में, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में पूर्व पेटिका का काम करते हैं। हम पुनः अपने विषय की ओर आगे आते हैं तो वेस्टफालिया की संधि 1648 को राज्य प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है और राज्य राष्ट्र की अवधारणा न केवल राजनीतिक संगठन तक सीमित है, बल्कि यह संप्रभुता, राष्ट्रीय पहचान, सुरक्षा के सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण शामिल है। इस अवधारणा का प्रभाव केवल राज्य की आंतरिक नीतियों पर नहीं पड़ता है या इसका प्रभाव बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। इस प्रकार हम यह समझ जाते हैं कि राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य की अवधारणा को समझना कितना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, राज्य की अवधारणा। अब हम आते हैं अपने विषय के आज पहला जो चैप्टर है, राज्य किसे कहते हैं, राज्य की अवधारणा को हम समझने का प्रयास करेंगे। राज्य यह मानव समाज द्वारा काल और स्थान की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए दीर्घकालिक प्रयासों का परिणाम है। आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य राज्य है। यद्यपि इसका वर्तमान स्वरूप 2 शताब्दियों पूर्व आरंभ हुआ, लेकिन आज पूरे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में राज्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक राज्य का निवासी अपनी उस संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए किसी भी चरण तक जा सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। यह राज्य की महत्ता में वृद्धि हुई। क्विंटन, अब हम इसकी शाब्दिक उत्पत्ति पे जाते हैं। इसकी शाब्दिक उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, तो क्विंटन स्किनर महोदय हुए। क्विंटन स्किनर महोदय ने कहा कि स्टेट शब्द की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है दशा या स्थिति, और आधुनिक धारणा में यह शब्द सर्वप्रथम फ्रांस और उसके बाद 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड द्वारा प्रयोग किया जाने लगा, और जिसका सामान्य सा अर्थ था कि प्रशासन में जनता के हितों के सर्वोपरि रखते हुए अपने राज्यों के संबंधों और अपने अस्तित्व की सुरक्षा को चलाए रखना। अब इसके साथ ही राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। राज्य की 2 मूलभूत व्यवस्था क्या है? राज्य केंद्रीकृत राज्य सत्ता है, जिसमें उसका अधिकार संपूर्ण भूभाग पर होता है तथा सभी नियम कानून, सभी संविधान जो भी राज्य ने विधि बनाई है वो सभी नागरिकों पर बिना भेदभाव के निरपेक्ष तरीके से लागू होता है। साथ ही सत्ता का प्रबंधन शासक और शासक की पारस्परिक सहमति से निर्मित नियमों के अनुसार होता है। आप उदाहरण के तौर पर भी अभी वर्तमान में भी जो राज्य व्यवस्था चल रही है अपने यहाँ, आप भारत का ही एग्जाम्पल लेके देख लीजिए कि भारत में जो दूसरी विशेषता है राज्य की, कि सत्ता का प्रबंधन शासक और शासक की पारस्परिक सहमति से चल रहा है। यानी प्रत्येक एक निश्चित समय अंतरालों के उपरांत अपने यहाँ चुनाव कराए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर कुछ चुनाव होते हैं और उसके आधार पर जो भी शासन करता है कुछ संविधान के नियमों के अधीन होकर कार्य करता है। इन गैम्बल महोदय हुए, उन्होंने पूरी विशेषता को एक अपनी परिभाषा में परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य नैतिक मूल्यों पर आधारित समुदाय है। कोई स्वतंत्र विषय नहीं, एक मूल्य है, एक सुनिश्चित मूल्य है, उन मूल्यों पर आधारित समुदाय है जिसको अधीन पारित विधियों का पालन करना होता है, और वह केवल शासक को ही नहीं अपने नागरिक को भी पालन करना आवश्यक होता है। और यहां तक वो आगे एक कदम बढ़ के कहते हैं गैम्बल महोदय कि यदि प्रशासनिक निर्णय, नैतिक मूल्य तो यह है कि सभी विधियों का पालन करना न केवल शासन के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी जरूरी है। तो हमने जैसे कहा कि राज्य 2 मूलभूत विशेषताएं हैं। पहला, यह केंद्रीय राज्य सत्ता है जिसका अधिकार संपूर्ण भूभाग पर समान रूप से होता है, और जो भी विधि बनते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, वे सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष रूप से लागू होते हैं। दूसरा, शासन और प्रबंधन शासक और शासित की परस्पर सहमति की नियमों के अनुसार संचालित होता है। इन दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त ए गैम्बल महोदय हुए, उन्होंने अपनी रचना एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट में पूरी राज्य की विशेषताओं को अपनी परिभाषा में समाहित करते हुए लिखा कि राज्य नैतिक मूल्यों पर आधारित समुदाय है जिसके अधीन पारित किए गए विधियों का पालन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। लेकिन आगे वो बहुत जरूरी चीज जोड़ते हैं
क्या कहते हैं कि परंतु यह राज्य में जरूरी है कि अगर कोई भी विधि संगत नहीं है, नागरिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है, तो वो इकाई राज्य की इकाई के रूप में नागरिक उसको मानने से मना कर सकते हैं। ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है और गैंडल महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी रचना में इसको उद्धृत किया है। अगले बात पे चलते हैं। अब हम आते हैं कि राज्य के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार किस तरह से दिए और किस विधा के मूल रूप से विचारक ने विचार दिए हैं। यहां पे एक बात एकदम स्पष्ट मैं कर देना चाहूंगा, जिन विचारकों ने राज्य को जिस तरीके से परिभाषित किया है मैं उसको एज इट इज आपको बताऊंगा। जैसे सबसे प्राचीन विचारक राजनीति विज्ञान के पुरोधा प्रणेता भी माने जाते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, जिनमें सुकरात और प्लेटो तो राज्य को नागरिकों के विकास के लिए अति आवश्यक बताते हैं। अरस्तु राज्य को मानव समाज की प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रतिफल बताया, कहा राज्य उत्पन्न इसलिए हुआ क्योंकि वहां की सामाजिक प्रवृत्ति, मानव की जो सामाजिक प्रवृत्ति है उसमें संगठित हो, उसके अंदर संगठित होने की इच्छा है, उसके अंदर संप्रभुता की इच्छा है, उसके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा है और वो इकाई जहां न्याय प्राप्त हो सके, जहां धनार्जन हो सके। इसके साथ ही प्राचीन पारंपरिक परंपरा में रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बर्नार्ड जैसे आधुनिक चिंतकों ने भी इसे मनुष्यों के चतुर्दिक विकास के लिए आवश्यक और अपरिहार्य बताया। उसके पीछे बहुत जटिल कारण है, सामान्य सा कारण है। राज्य एक ऐसी इकाई होगी जहां पहली वो राज्य ऐसी इकाई होगी जो संप्रभु होगी, स्वतंत्र होगी, प्रत्येक निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होगी, अपने नागरिक अधिकारों के लिए सचेत होगी, न केवल शासक वर्ग अपितु शासित वर्ग भी अपने अधिकारों के लिए होगा। और अगर ऐसी परिस्थिति किसी इकाई में उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है वहां पर चतुर्दिक विकास की स्थिति बनेगी। आगे हम आते हैं विधिवेत्ता रॉबर्ट फिलमोर महोदय हुए। उन्होंने कहा, वो राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राज्य निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक संगठन है जो कानूनों और शासन के अधीन रहता है तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने और युद्ध और शांति की क्षमता भी रखता है। सामान्य बात है, इसमें ऐसी कोई जटिल बात नहीं है जिसको एक बार में समझा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि जो जितने भी लोग एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, एक निश्चित भूभाग में निवास कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, एक विधि सम्मत आधार पर निर्माण कर रहे हैं, विधि बना रहे हैं और उसी के अधीन शासन कर रहे हैं और साथ ही साथ न केवल स्व के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास करने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। साथ ही अगर उनकी मूल्यों पे कोई चुनौती आती है, युद्ध और शांति की भी क्षमता रखते हैं, तो हम ऐसी इकाई को राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। अगले महोदय जे डब्ल्यू गार्नर महोदय ने कहा, राज्य बहुसंख्यक लोगों का ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता है, वह नियंत्रण से स्वतंत्र होता है और संगठित सरकार से संचालित होता है। बात को समझिएगा, जे डब्ल्यू गार्नर महोदय भी वही बात कहते हैं कि राज्य बहुसंख्यक लोगों का ऐसा समुदाय है, मतलब क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों का ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग, बार बार आप पाएंगे कि ऊपर भी विधिवेत्ता रॉबर्ट फिलमोर भी क्या कहते हैं, एक सुनिश्चित भूभाग हो, स्थायी रूप से रहते हो, कानूनों और शासन के द्वारा अधीन हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने की योग्यता हो और युद्ध और शांति का निर्णय लेने की क्षमता हो। इसके साथ ही डब्ल्यू गार्नर महोदय भी वही बात कहते हैं, अपनी भाषा में कह रहे हैं कि बहुसंख्यक लोगों का समुदाय हो, निश्चित भूभाग स्थायी रूप से निवास करता हो, साथ ही वह बाह्य नियंत्रण मुक्त हो। अर्थात बाह्य नियंत्रण का अर्थ क्या है कि निर्णय लेने की योग्यता उस इकाई के अंदर हो। बाह्य नियंत्रण सामान्य सा अर्थ है, इसे आप संप्रभुता के भाव में भी देख सकते हैं कि अगर वह बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो और संगठित सरकार से संचालित होता है, जिसका चयन वहां के शासित वर्ग द्वारा किया जाए। किसी के शासन का चयन शासित वर्ग द्वारा किया जा रहा है तो संगठित सरकार के रूप में संचालित होता है, उसे राज्य कहते हैं। यही बात एलजे लास्की महोदय अपनी रचना स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस में कहते हैं, राज्य प्रजा और शासन के बीच बल प्रयोग पर आधारित संबंध है। अर्थात यहां बल प्रयोग का अर्थ उसमें दंडात्मक नहीं बल्कि परस्पर शासन और शासित के आधार पर लिया जाता है। समाजशास्त्री R.M. मैकावर बहुत प्रसिद्ध विद्वान है। वह कहते हैं, राज्य वह समुदाय है जो सरकार द्वारा पारित कानूनों के अधीन कार्य करता है तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। सामान्य सी बात है, इसमें भी ऐसी कोई जटिल बात नहीं है जो राज्य के संदर्भ में समझी नहीं जा सकती है। फोर्ब्स अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी लिखते हैं कि राज्य वह क्षेत्र है जिसमें स्थायी जनता और प्रभावी सरकार हो। तो आप इसी परिभाषाओं के साथ साथ अगर आप विचार करते जाएंगे तो जब आप आगे आप स्वतः विचार करके पाएंगे कि आपने अपने आप ही राज्य के तत्वों को इन परिभाषाओं में ही ढूंढ लिया है।
मैं ये आपको बार बार याद दिलाऊं, निश्चित भूभाग, स्थायी रूप से राजनीतिक संगठन, कानून और शासन, निर्णय लेने यानी संप्रभुता की योग्यता, तो जितने भी परिभाषा हैं, तत्वों का विकास इन्हीं परिभाषाओं, इन्हीं विद्वानों के चिंतन के स्वरूप हुआ है। भले वो किसी सम्मेलन के श्रेय को जाता है, लेकिन विकास इन्हीं विद्वानों की सोच को जाता है, जिन्होंने एक राज्य इकाई कैसी बन सकती है, कैसे हम उसको राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, इन्होंने तय किया। ई मूडी महोदय कहते हैं कि राज्य मात्र भूभाग और जनसंख्या का समूह न होकर क्षेत्र, क्या कहते हैं, भूभाग या जनसंख्या नहीं, केवल एक क्षेत्र नहीं, जनसंख्या की भीड़ नहीं, बल्कि मनुष्य और उनकी पारस्परिक संबंधों से निर्मित जटिल संगठन है। आगे राज्य की, अब मैंने पहले कहा, एक बात आपको फिर से समझिए, मैंने इसके पहले भूमिका में भी मैंने एक बात कही थी, क्योंकि एक क्षेत्र में निवास करने वाली इकाई, एक इकाई में एक क्षेत्र जो इकाई है उसमें निवास कर जो कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, जिस भी विधा को लोग कर रहे हैं, जिस भी विधा के लोग हों, वो समाजशास्त्री हो, इतिहास से हो, अर्थशास्त्री हो, जिस भी दृष्टिकोण से वो हो, उनको प्रभावित करने की योग्यता और क्षमता राज्य रखता है। इसीलिए जितने भी अनुशासन हुए, जितनी भी विधाएं हुई, उन सभी ने अपने अनुशासन के अनुरूप राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ कि राज्य की परिभाषा बहुत विशद और विस्तृत हो चुकी है। उसको एक अध्याय के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में ही परिभाषित करें तो थोड़ा सा कम होगा, वो सीमित ही कहा जाएगा। ये अतिशयोक्ति में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीमित ही कहा जाएगा। इसीलिए अध्याय के अनुरूप, विषय के अनुरूप और अपनी आवश्यकता के अनुरूप, क्योंकि हम यूजी पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम इस बात को समझेंगे कि विभिन्न दार्शनिक चिंतक, अगर हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अलग अलग विद्वानों को समझें, ऐतिहासिक समझें, तो विषय वस्तु बहुत लंबा हो जाएगा और इतने हमारे यूजी पाठ्यक्रम की मांग भी नहीं है। तो फिर हम आते हैं कि राज्य की व्याख्या की भिन्न दृष्टियां, भिन्न विधाएं क्या कहते हैं। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहता है कि राज्य को समाज के एक विशेष रूप में देखा जाता है, जहां नियम और अनुशासन कार्य करते रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण राज्य को क्या कहते हैं, जो विद्वान हुए उनका एक समरी प्रयोग, ऐतिहासिक दृष्टिकोण किस रूप में राज्य को देख रहा है, या सामाजिक दृष्टिकोण राज्य को किस रूप में देख रहा है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहता है कि राज्य मानव सभ्यता के विकास की एक विशेष अवस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अनुशासन के अनुरूप परिभाषित करते हुए कहता है कि राज्य मानव की सत्ता, लिप्सा, सुरक्षा बोध और सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। ठीक इसी तरीके से वीरशास्त्रीय दृष्टिकोण राज्य को ऐसे संगठन के रूप में देखता है जहां कानून की रचना और लागू करने में सर्वोच्च सत्ता काम करती है। आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता है कि राज्य, मैंने कल भी कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्याय को पढ़ाते हुए, कि आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो राज्य को, वो सुरक्षा को नैतिकता, न्याय और तर्क के आधार पर मानती है और कहती है किसी भी क्षेत्र का विकास केवल इन्हीं तीन चार तत्वों पर हो सकता है। अगर उसके अंदर नैतिकता हो, न्याय हो, तर्क हो, ठीक जैसे उन्होंने सुरक्षा को कहा, ठीक उसे राज्य को मानते हैं कि राज्य जो है वो नैतिकता और न्याय की साकार संस्था है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण कल की भांति वो सत्य को, वो यथार्थ को, जैसी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में मनुष्य जिस तरह का व्यवहार करता है, उसी के अनुरूप वो अपने बाहों का प्रकटीकरण कहते हैं, वो यथार्थवादी कहलाते हैं। यथार्थवादी राज्य को लेकर कहते हैं कि राज्य शक्ति, प्रभुसत्ता के वास्तविक प्रयोग का उपकरण है। ठीक इसी तरीके से मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि राज्य को शोषक वर्ग का उपकरण बताते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का यह मानना है कि राज्य एक ऐसे उपकरण के रूप में तैयार हो जाता है जहां शोषित वर्ग को, जो शोषित हो रहा है, उसको शोषित करने के और भी हथियार प्राप्त हो जाते हैं। वो उनकी विधा, उनकी परिस्थिति के अनुरूप वो राज्य को परिभाषित करते हैं। अब हम आते हैं राज्य के आवश्यक तत्व के लिए। हम उसके पहले समझ लें कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप राज्य के क्या तत्व होते हैं। और जब हम पढ़ने जाते हैं, कई पाठ्य पुस्तकों में आप पाएंगे कि मॉन्टेविडियो की संधि के अनुसार राज्य के तत्व निर्धारित किए गए, जो 1943 में हुई थी। तो मॉन्टेविडियो की संधि थी क्या, इसके पहले मैंने बता दिया कि अगर आप परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप अपने आप निकाल लेंगे कि अगर कौन कौन से तत्व शामिल हो जाएंगे वो राज्य हो जाए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधि में किन तत्वों को सीमित करके बताया गया, ये तत्व हो जाएं तो हम राज्य कहलाएंगे, कोई भी इकाई राज्य कहलाएगी। तो जब आप कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें आप मॉन्टेविडियो की संधि, तो मॉन्टेविडियो की संधि क्या है? यह मॉन्टेविडियो की संधि का पूरा नाम है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 26 दिसंबर 1933 की उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में अमेरिकी सम्मेलन के तहत यह संधि पारित की गई, जिसमें मुख्य रूप से राज्य की परिभाषा के 4 तत्व,
समानता एवं संप्रभुता, हस्तक्षेप न करना, अर्थात आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार की जिसको हम राज्य का दर्जा दे रहे हैं उनकी समानता और संप्रभुता को हम स्वीकार करेंगे। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप चाहे वो बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से हो। साथ ही मान्यता, मॉन्टेविडियो की संधि ये कहती है कि मान्यता इस आधार पर आधारित होगी कि अगर जो 4 तत्व बताए गए हैं वो उस इकाई के पास हैं, किसी राज्य के अस्तित्व को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। इस संधि की महत्ता यह है कि इस संधि ने अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद रखी, संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया। तो अब आप मोटा मूल रूप से मॉन्टेविडियो के संधि के बारे में समझ गए होंगे कि मॉन्टेविडियो की संधि क्या थी, कहां हुई थी, कब हुई थी और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस बारे में समझ गए हैं। अब हम आते हैं पुनः अपने विषय की तरफ कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो 26 दिसंबर 1943 की मॉन्टेविडियो की संधि के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य के कुल 4 तत्व बताए गए। सामान्य समझिएगा, एक सिंपल सा पैटर्न है। किसी राज्य के पास अगर एक हम क्रम को आगे पीछे आप कर सकते हैं। मैं जब पढ़ता था तो समझने के दृष्टिकोण से मैं इस तरीके से लेता था कि अगर किसी के पास जमीन है, उस जमीन में रहने वाले लोग हैं, किसी के पास जमीन है, उस जमीन में रहने वाले लोग हैं। अब लोग हैं तो लोगों को शासित करने वाली सरकार हो जो लोगों का जन कल्याण कर सके और उस सरकार की वो सरकार इतनी स्वतंत्र हो, उसके अंदर इसके पास इतना अधिकार हो कि अन्य से संबंध स्थापित करने की योग्यता रखता हो, तो वह राज्य कहलाएगा। यह मॉन्टेविडियो की संधि कहती है। यही इसमें जो क्रम दिया गया है कि स्थायी जनसंख्या हो। मैं फिर कहूंगा क्रम आप सीधा करिए, आपको समझना आसान हो जाएगा। अगर एक कोई क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जनसंख्या रहती हो, उस जनसंख्या के जन कल्याण के लिए सरकार हो और वो सरकार अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने की योग्यता रखती हो, तो वह राज्य कहलाएगा, वह इकाई राज्य कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर ओपेनहाइमर ने, उन्होंने भी राज्य के 4 तत्व बताए। वो भी कहते हैं कि निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो और जनसंख्या के जन कल्याण के लिए सरकार हो और उस सरकार के पास निर्णय लेने की प्रभुसत्ता हो या संप्रभुता हो। इसको हम संप्रभुता भी लिख सकते हैं। या उस सरकार के पास बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में वह निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तो वह राज्य, वह ऐसी इकाई राज्य कहलाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, राजनीतिक संगठन, प्रभुसत्ता, उसको संप्रभुता कहिए, जैसे पारस्परिक आश्रित तत्वों की इकाई है। बात मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपको जो समझाना चाहते थे राज्य के बारे में आप तक पहुंच गया। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, संगठन, संप्रभुता जैसे परस्पर आश्रित तत्वों की एक संगठित इकाई है। अगली धारणा हमारी है राष्ट्र की अवधारणा। मैंने प्रारंभ में कह दिया कि सामान्यतः हम अपनी बोलचाल की भाषा में राष्ट्र और राज्य को समानार्थक रूप में प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में परस्पर दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अपने अलग अलग तत्व हैं। मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाने के अर्थ में प्रयोग करता हूं कि जहां एक तरफ राज्य एक मूर्त इकाई है, मूर्त प्रस्तुतिकरण है, किसी क्षेत्र का मूर्त प्रस्तुतिकरण है, वही राष्ट्र उस राज्य की, अगर हम राष्ट्र राज्य का हम कंक्लूजन में हम इस बातों का प्रयोग करते हैं कि जहां राज्य किसी भी इकाई के प्रकटीकरण की मूर्त स्वरूप है, वही राष्ट्र उस इकाई के प्रकटीकरण का अमूर्त स्वरूप है, उसको आत्मा के रूप में बोध किया। जब आप आगे परिभाषा पढ़ेंगे तो कई विद्वान हुए, उन्होंने राष्ट्र को आत्मा कहा कि किसी राज्य की आत्मा के रूप में राष्ट्र कार्य करता है। हम आते पुनः अपने विषय की ओर लौटते, विषयांतर से लौट के अपने विषय की तरफ लौटते हैं। हम शाब्दिक उत्पत्ति को समझते हैं तो राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के नैसियो मूल से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जन्म लेना, उत्पत्ति होना। अर्थात हम समझ सकते हैं कि राष्ट्र वह है, या मूल रूप से राष्ट्र उन शब्दों से निकला है जहां जन्मजात संबंध हो, परस्पर साझेदारी हो, सामाजिक एकत्व जहां पनपता हो, उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। फिर हम आगे कहेंगे कि राष्ट्र एक अत्यंत व्यापक, जटिल सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है, जिसकी व्याख्या विभिन्न युगों में परिस्थितियों के अनुरूप, संस्कृतियों के अनुरूप, दर्शन के अनुरूप, विधा के अनुरूप अलग अलग हुई है। राष्ट्र केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, फिर समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि राष्ट्र
किसी राजनीतिक इकाई की अमूर्त प्रस्तुति होती है। और इस बात को समझिए कि इस बात की पुष्टि आगे आपको अपने आप होगी कि ये आगे कहा जाता है कि राष्ट्र भौगोलिक इकाई नहीं अपितु सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक इकाई मानी जाती है। अब आते हैं हम विभिन्न परिभाषाओं में। एज इट इज जैसा विद्वानों ने कहा है उसको पढ़कर हम आपको समझाएंगे। पहले हम उसको एज इट इज पढ़ेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। एडी स्मिथ महोदय, मैंने कुछ सिलेक्टिव परिभाषाएं ली हैं जो आम पाठ्यक्रमों में, पेपर परीक्षाओं में जो या हमें हमारे अध्यापकों ने पढ़ाया, उन विद्वानों के परिभाषाओं को कोट किया गया, उन्हीं परिभाषाओं को हमने यहाँ पे समझाने के उद्देश्य से लिया है। एडी स्मिथ महोदय हुए, वो कहते हैं नेशन शब्द का सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग 19 शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर राष्ट्र का विकास एक सतत ऐतिहासिक कालिक की प्रक्रिया है तथा यह आदिकालीन प्रवृत्तियों का परिणाम है। इस अवधारणा में राष्ट्र को सांस्कृतिक सहभागिता, एकत्व की भावना तथा जातीय एवं भाषाई समरसता का प्रतिफल माना गया है। अतः राष्ट्र मूलतः एक सांस्कृतिक इकाई है। संक्षेप में समझना चाहें, ये कहते हैं कि राष्ट्र मूल रूप से 19वीं शताब्दी के राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग होना शुरू हुआ वो मूल रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ और यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के तहत विकसित हुई और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में इसको मान्यता मिलती चली गई। जॉन स्टुअर्ट मिल राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं राष्ट्र उन व्यक्तियों का समुदाय है जो परस्पर सहानुभूति के बंधन से बंधा होता है। मैंने पहले कहा कि देखिएगा कि विभिन्न विद्वान आपको राष्ट्र को परिभाषित करते हुए उन तत्वों का उल्लेख करेंगे जो अमूर्त तत्व होंगे। अगर मूर्त तत्व और अमूर्त तत्व में अंतर समझना होगा, जब आप राष्ट्रीय शक्ति को भी पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के पेपर के अंतर्गत, तब आप राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भी मूर्त और अमूर्त तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो मूर्त और अमूर्त तत्व तो समझ लीजिए, जिनका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण, जिनको आप फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से महसूस कर सकें, जिनको भौतिक रूप से स्पर्श कर सकें। सामान्यतः इसके अन्य भी पक्ष हो सकते हैं। सामान्यतः मैं आम भाषा में बात करूं, अमूर्त तत्व उन्हें कहते हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे आनंद, हमारी पीड़ा, वो अमूर्त तत्वों में आते हैं। तो अमूर्त तत्व जिनका हम एहसास कर सकते हैं, ये मूर्त और अमूर्त तत्व हैं। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग आमान अपने पढ़ने के जमाने, अपने पढ़ने के समय से हम लोग इस तरह से प्रयोग करते थे, अपने निष्कर्ष में प्रयोग करते थे कि मूर्त तत्व राज्य मूलतः राज्य मूर्त प्रकटीकरण है और राष्ट्र उस इकाई का अमूर्त प्रकटीकरण है। हम इस तरह से निष्कर्षों में उसका प्रयोग करते थे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि राष्ट्र उन व्यक्तियों का समुदाय है जो परस्पर सहानुभूति के बंधन से जुड़ा होता है। अर्थात सहानुभूति कोई प्रत्यक्ष प्रकटीकरण नहीं है, कोई क्षेत्रीय इकाई नहीं है, कहीं जनसंख्या नहीं दिख रही है, लेकिन सहानुभूति आपकी भावनात्मक पहलू है। तो क्या कहते हैं, वह समुदाय है जो परस्पर सहानुभूति के बंधन से जुड़ा होता है, जिनमें अन्य किसी समुदाय के प्रति सहानुभूति का अभाव होता है। मतलब वो परस्पर सहानुभूति से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो सहानुभूति किसी अन्य इकाई के प्रति नहीं होती है, वो सहानुभूति का कुछ आधार होता है। वो जाति हो सकता है, भाषाई हो सकता है, अन्य बोलचाल हो सकता है, वो कोई सहानुभूति के आधार पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जिनमें अन्य किसी समुदाय वो एकता, वो समानता वो किसी अन्य से नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो कहते हैं परस्पर सहानुभूति के बंधन से जुड़े होते हैं और अन्य किसी समुदाय के प्रति सहानुभूति का अभाव होता है। राष्ट्रों के सदस्यों में सहयोग की भावना प्रबल होती है तथा वे अपने देश अर्थात राष्ट्र की शासन व्यवस्था के स्वयं निर्माता होते हैं, जिनमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो। समझ गए बात हमारी। हम अगले विद्वान पे आते हैं, इतिहासकार एर्नेस्ट रेना के प्रसिद्ध व्याख्यान व्हाट इज नेशन में उन्होंने कहा है राष्ट्र आत्मा है। पुनः हम अपनी इसी बात पे जाएंगे कि आत्मा है, राष्ट्र आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो साझा स्मृतियों, भविष्य की एकता की इच्छा पर आधारित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्र जब हम राष्ट्र राज्य की धारणा को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी राज्य की राजनीतिक इकाई की राष्ट्र आत्मा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो अपनी न केवल साझा स्मृतियों को एक साथ एक दूसरे से शेयर करते हैं बल्कि भविष्य की एकता, मतलब कि न केवल हमारे इतिहास एक रहे हैं बल्कि हम भविष्य में भी इसी एकता के साथ कार्य करते रहेंगे। मैक वेबर कहते हैं राष्ट्र एक भावनात्मक समुदाय है जो अपने राज्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। फिर मैंने कहा उसी बात की पुनरावृत्ति हो रही है कि राज्य एक भावनात्मक समुदाय है।
हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उस भावना में आपका ऐतिहासिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, कोई घटना परिघटना हो सकती है, कोई एक लंबी शासन व्यवस्था हो सकती है। कोई भी चीज जो हमें एक दूसरे को भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करे तो हम राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे लंबी मतलब एक बड़ी सूची है, उनमें से सबसे न्यूनतम जो आसानी से समझा जाए, जो यूजी पाठ्यक्रम में यूजी के प्रथम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के अनुकूल हो और आसानी से वो समझ सके, उन परिभाषाओं का चयन यहां करके प्रस्तुत किया गया। बेनेडिक्ट एंडरसन हुए, इनकी एक प्रमुख शब्दावली है इमेजिन कम्युनिटी। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यह शब्दावली इनके द्वारा प्रयोग किया गया। ये हमको इनकी किताब भी है इमेजिन कम्युनिटीज। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्र कल्पित राजनीतिक समुदाय है, मतलब प्रत्यक्ष उसका प्रकटीकरण नहीं है, प्रत्यक्ष उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसमें सीमित और संप्रभु की कल्पना की जा सकती है। जोसेफ स्ट्रायर कहते हैं राष्ट्र समान भाषा, वंश, इतिहास को साझा करने वाले लोगों का समुदाय है, जैसा पूर्व में अन्य विद्वान भी कह रहे हैं। हेगल भी यही बात कहते हैं कि राज्य नैतिक विचार की वास्तविकता है तो राष्ट्र उसका ऐतिहासिक स्वरूप है। अन्ना भी वही बात कहते हैं, राष्ट्र मानवता की इकाई है जो चुनौतियों का रचनात्मक उत्तर देने में सफल रही है। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी ने विशेषकर भारत के संदर्भ में बात कही है, लेकिन इस बात को आप बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं कि वो राष्ट्र के संबंध में प्रयोग की है। भारत अर्थात राष्ट्र कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि आत्मा से युक्त इकाई है। आत्मा का सामान्य बोध आप समझिए, आत्मा को समझने के लिए एक सामान्य बोध यह है कि वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ रही है। कोई ऐसे तत्व हैं जो आपको आपसे उससे जोड़ रहे हैं। चाहे मैंने पहले कहा कि वो सांस्कृतिक हो सकता है, आपकी ऐतिहासिक हो सकता है, आपका भाषा हो सकती है, आपकी संस्कृति और कई अन्य पहलू भी उसमें समाहित हो सकते हैं। ठीक है, सावरकर जी भी आए, उन्होंने कहा राष्ट्र वह है जो साझा संस्कृति, इतिहास, धर्म और विरासत पर आधारित स्वाभाविक इकाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा राष्ट्र केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि उसकी अपनी विशिष्टता और आत्मा होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एलिनेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि राष्ट्र ना तो केवल भूगोल से निर्मित होता है, ना ही मात्र नस्ल से, बल्कि वह समानता के आधार पर साथ रहने की इच्छा से निर्भर होता है। अर्थात वो मूर्त तत्वों के रूप में राष्ट्र के मूर्त तत्वों में समानता को महत्व देते हैं। कहते हैं अगर समानता के आधार पर साथ रहने की इच्छा है तो हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये सबसे अलग परिभाषा थी, जहां पे आप केवल इस आधार पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के आधार पर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे अलग परिभाषा देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये भूगोल निर्मित या कोई नस्ल से निर्मित नहीं, नस्ली आधार पे, आप भाषाई आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे नहीं है। अगर हम समानता के आधार पर एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं तो हम राष्ट्र कहला सकते हैं। यानी समानता का जो अमूर्त रूपी भाव है, हम इकाइयों में रहने वाले लोगों के बद्ध है, हम समानता के आधार पर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो हम राष्ट्र कहला सकते हैं। अब हम इन सभी विद्वानों के अध्ययन के उपरांत यह कह सकते हैं कि राष्ट्र केवल एक सीमांकित भूखंड नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भावनात्मक इकाई है। किसी के लिए यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, तो किसी के लिए एक आकांक्षा, तो किसी के लिए संस्कृति का संवाहक, तो किसी के लिए समानता के भाव का प्रतिरूप। नेक्स्ट, अब हम आते हैं राष्ट्र राज्य। 20वीं शताब्दी एक ऐसी सदी रही है जिसमें कई धारणाओं ने अपने स्वरूप को बदला। ऐसे हुआ, ठीक इसी ही नियम राष्ट्र राज्य पे लागू होता है। इनकी सीमाएं एक दूसरे से आके इतनी आमेलित हो गई कि हमने एक इकाई का तो निर्माण किया, लेकिन उस इकाई में ऐतिहासिक संस्कृति को भी साझा करने वाले लोग रहे। तो अब ये दोनों धारणाएं, राज्य और राष्ट्र, उनके दोनों गुण एक ही भूखंड में निवास करने वाले लोगों के अंदर समाहित हो गए। तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं, उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। अब उसको अंग्रेजी में हम नेशन स्टेट की संज्ञा देते हैं। अभी तक आपने इन दोनों विषय वस्तुओं को अलग अलग समझा कि नेशन क्या था, स्टेट क्या था। मैंने क्या कहा, 20वीं शताब्दी के चौथे दशक आते आते
कई ऐसे भूखंड को, कई ऐसी भू इकाइयां विकसित हुई जहां न केवल ये चार तत्व की स्थायी जनसंख्या हो, सरकार हो, उनके नियम हो, उनके कानून हो और उनकी संप्रभुता हो, बल्कि राष्ट्र के तत्व कि अपने इतिहास को साझा कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से एक है, भाषिक रूप से एक है, वाचिक रूप से एक है, उन्हें उस सीमा को, उसने जो सीमा अलग अलग करती थी दोनों परिभाषाओं को, उसको जोड़ दिया। तो विभिन्न विधाओं के विद्वानों ने इसे, जब इन दोनों गुण किसी राष्ट्र राज्य में मिल गए तो उसको नेशन स्टेट की संज्ञा दी। सामान्य अर्थों में जब एक राष्ट्र की जनता एक राजनीतिक संस्था अर्थात राज्य में संगठित होती है जहां सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं तो वो राष्ट्र राज्य कहा जाती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। मैकाइवर, अब हम विद्वानों की परिभाषा भी देख लेते हैं कि मैकाइवर कहते हैं राष्ट्र वह है जहां लोग एक साथ रहते हैं समान परंपरा, इतिहास, सांस्कृतिक और सामूहिक इच्छा के साथ, और राज्य वह है जहां राजनीतिक संस्था हो और उस एकता को संरक्षित करती हो, जिस एकता को, जो तत्व हमको जोड़ रहा हो, आपस में मिला रहा हो, उस भूखंड में हमें क्षेत्रीय संप्रभुता के आधार पर रह रहे हो और जो भावनाएं हमें जोड़ रही हैं, राज्य उसकी रक्षा और संरक्षा करता हो, तो दोनों मिलकर राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। फिर एडर्सन हुए, वो कहते हैं राष्ट्र एक कल्पित समुदाय है, मतलब अमूर्त भावना में हमारे है, और राष्ट्र राज्य वह है जहां कल्पना राजनीतिक और प्रशासनिक संप्रभुता में मूर्त होती है। समझिएगा बात को, बहुत ही सबसे सटीक परिभाषा देते हैं राष्ट्र की, जहां यह कल्पना राजनीतिक और प्रशासनिक संप्रभुता में मूर्त होती है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो राष्ट्र राज्य में या एज ए नेशन स्टेट में हमारी वो भावनाएं प्रत्यक्ष स्वरूप साकार करती हैं। उन भावनाओं का प्रकटीकरण हम अपने संबंधों के माध्यम से संचालित करते हैं। थोरम हैजुन ने अपनी कृति वर्च्यू ऑफ नेशनलिज्म में भी कहा है कि राष्ट्र राज्य सबसे उत्तम शासन प्रणाली है क्योंकि यह आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक एकता और साझा इतिहास के आधार पर स्वतंत्र जनता का अपने ऊपर शासन करने का सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। उनका यह भी मानना है कि राष्ट्र राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसकी बहुसांस्कृतिक पहचान को संरक्षण देता है। एक शब्दकोश है ब्रिटेनिका शब्दकोश, वह भी राष्ट्र राज्य को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। वह कहता है राष्ट्र राज्य एक सीमाबद्ध क्षेत्रीय संप्रभुता है जिसका शासन उस नागरिक समुदाय के नाम पर संचालित होता है जो स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पहचानता है और उसकी वैधता मूल राष्ट्रीय समूह के आत्मनिर्णय के अधिकार से उत्पन्न होती है जो राज्य को अपना राष्ट्र बनाता है। अब हम आते हैं इस अध्याय के अंतर्गत जो प्रमुख शब्दावलियां आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये यूजी पाठ्यक्रम के अनुरूप है तो हमारे इस विषय का, इस कंटेंट का संचालन भी उसी आधार पर हो रहा है। तो हमें मूल रूप से कुछ परिभाषाओं, अध्याय की परिभाषाओं, विद्वानों के विचारों, उनके मूल्यांकन के उपरांत जो इस अध्याय से किसी भी अध्याय में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछी जा सकती हैं उनको भी समझना जरूरी है। एक लाइन में अगर हमें उनका उत्तर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो पहली जो प्रमुख शब्दावली है वो है राष्ट्र। मैंने फिर बताया कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि राष्ट्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई, जाति इकाई है जो साझा पहचान और सामूहिक चेतना विद्यमान होती है। राज्य एक राजनीतिक संगठन हो जिसमें चार तत्व हो, निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, वो राज्य कहलाएगा। नेशन स्टेट क्या है? मेरी परिभाषा भी आप उसमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि राष्ट्र के अमूर्त तत्व और राज्य के मूर्त तत्वों के प्रकटीकरण का जो इकाई होती है वो राष्ट्र राज्य कहलाती है। यह वह संप्रभु इकाई है जहां किसी विशेष राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक सत्ता का मेल होता है। संप्रभुता क्या है? निर्णय लेने की योग्यता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने में किसी बाहरी हस्तक्षेप, अगर आप किसी विषय पर निर्णय लेने में स्वतंत्र है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है तो आप संप्रभु कहलाएंगे। पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जिससे वह आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी, जिस आधार पर वह इकाई में निवास कर रहा है जिससे वह अन्य किसी से अलग हो जाता है, वो हम पहचान के रूप में व्यक्त करते हैं। पारिभाषिक दृष्टिकोण से देख लें तो नागरिकों की सामूहिक पहचान जो भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा से जुड़ी होती है। आत्मनिर्णय का अधिकार, ये भी अमूमन शब्दावली समझने की सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? किसी राष्ट्र के राज्य का वह अधिकार कि वह अपनी राजनीतिक स्थिति व नीतियों का निर्धारण स्वयं करे बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। एक टर्म बार बार आप सामान्यता सुनने में आ जाता है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और गौरव को सर्वोपरि मानने वाली भावना या विचारधारा ही राष्ट्रवाद कहलाती है। एक लाइन में समझना हो,
अध्याय के रूप में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही विस्तृत अध्याय है। भौगोलिक सीमा, राज्य की सुनिश्चित भौतिक सीमा को हम भौगोलिक सीमा कहते हैं। नागरिकता, राज्य की क्षेत्रीय परिधि में निवास करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों का जो औपचारिक संबंध होता है वो नागरिकता कहलाती है। वेस्टफालिया की संधि के बारे में मैंने अध्याय के आरंभ में ही आपको विस्तार से बता दिया। अब आते हैं असाइनमेंट प्रश्न। असाइनमेंट प्रश्न यहां पे बताने का सामान्य सा अर्थ है, अगर आप इन असाइनमेंट प्रश्न को अपलोडेड पीडीएफ या विभिन्न अध्यायों से पढ़कर लिखकर तैयार कर लेते हैं तो इस अध्याय से पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो अति लघु उत्तरी से संबंधित हो, लघु उत्तरी प्रश्नों से संबंधित हो या दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से संबंधित हो, वो राष्ट्र राज्य के सभी क्षेत्रों को आपको कवर कर लेगा। जैसे पहला असाइनमेंट है आपका कि राष्ट्र और राज्य में अंतर स्पष्ट करिए, उदाहरण सहित राष्ट्र राज्य की विशेषताओं का विवेचन करिए। दूसरा, वेस्टफालिया की संधि को आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की आधारशिला क्यों माना जाता है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अगला है, भारत एक राष्ट्र राज्य है यह बहुराष्ट्रीय राज्य, भारत एक राष्ट्र राज्य है यह बहुराष्ट्रीय राज्य, तर्क सहित स्पष्ट करिए या सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण करिए। कोई भी प्रश्न हो सकता है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा में संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान की क्या भूमिका है। अगला है, आज के वैश्वीकरण और क्षेत्रीय सहयोग के युग में राष्ट्र राज्य की अवधारणा की प्रासंगिकता पर चर्चा करिए। ये आज के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय में तीसरे सेमेस्टर यानी अर्थात सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट के प्रश्न पत्र के अंतर्गत राष्ट्र राज्य का अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।